कभी सोचा है, एक पाव रोटी और एक देश का संविधान, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर आज हम इसी कनेक्शन को ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे सामाजिक विज्ञान के 4 अलग-अलग सब्जेक्ट्स मिलके एक पूरी कहानी बनाते हैं। लगता तो ये सवाल अजीब है, पर इसका जवाब हमारे समाज की एकदम बुनियाद में छिपा है। तो चलिए एक मजेदार सफर पर चलते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की दुनिया में, ये समझने के लिए कि हमारी दुनिया आखिर चलती कैसे है। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की धधकती आग से। एक ऐसी क्रांति जहां से आज़ादी और बराबरी के वो आइडियाज पैदा हुए जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोचिए, 18वीं सदी का अंत है और फ्रांस एक सुलगते ज्वालामुखी पर बैठा है। समाज में जबरदस्त गैर बराबरी है, राजा का खजाना खाली हो चुका है और सबसे बड़ी बात, रोटी की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी गुस्से ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिससे बैस्टिल की जेल टूटी और एक नए जमाने की शुरुआत हुई। और क्रांति की इसी आग की राख से 3 जादुई शब्द निकले: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सिर्फ नारे नहीं थे, नहीं, ये एक नई दुनिया के बीज थे। ऐसे बीज जो आज भी दुनिया भर के आंदोलनों को ताकत देते हैं। अब ये आज़ादी की चिंगारी सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुकी, ये तो एक वाइल्ड फायर की तरह पूरे यूरोप में फैल गई और इसने रूस में एक और बहुत बड़ी क्रांति की आग जला दी। एक ऐसी क्रांति जिसने जार के तानाशाही राज को उखाड़ फेंका और एक बिल्कुल ही नए तरह के सिस्टम को जन्म दिया। लेकिन एक मिनट, ये क्रांतियां, ये बदलाव, ये सब हवा में तो नहीं होते हैं ना? इनके लिए एक स्टेज चाहिए, एक जमीन चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है भूगोल की, मतलब वो जमीन जो किसी भी देश की पूरी कहानी को शेप देती है। चलिए अपने देश भारत को ही देखते हैं। कितना विशाल और कितना अलग है ना? उत्तर में देखिए, वो महान हिमालय खड़ा है, सदियों से एक दीवार की तरह हमारी रक्षा करता आया है। और दूसरी तरफ गंगा के हरे भरे मैदान, जहां बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी और जो आज भी करोड़ों लोगों का पेट पालते हैं। देखिए, हिमालय सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, वो तो भारत के मौसम के डायरेक्टर हैं। वही तो हैं जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकते हैं, मॉनसून को यहीं रोककर बारिश करवाते हैं। उनके बिना तो यहाँ जिंदगी ही मुमकिन नहीं होती। मतलब जमीन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो तो कहानी का एक एक्टिव कैरेक्टर है। तो ठीक है, हमारे पास लोग भी हैं और एक स्टेज भी है, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ शांति से कैसे रहेंगे? समाज को केओस, मतलब अराजकता से कैसे बचाया जाए? यहीं पे जरूरत पड़ती है नियमों की, रूल्स की। और ये हमें ले जाता है सिविक्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में। अब देखिए, तानाशाही और जुल्म से बचने के लिए ज्यादातर समाजों ने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का रास्ता चुना। लेकिन लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हक और जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस है जिसे हमें लगातार बनाए रखना पड़ता है। और इसी डेमोक्रेसी की रूल बुक है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश की आत्मा है। ये वो सबसे बड़ा कानून है जो बताता है कि सरकार के पास कितनी पावर होगी और आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे। ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से बड़ा ना हो। पर संविधान सिर्फ शब्दों का खेल तो है नहीं, उसे लागू करने के लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए। और यहीं पर आते हैं सरकार के 3 मजबूत स्तंभ: लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करता है, और जुडिशरी जो उसकी रक्षा करता है। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। पावर्स का ये बंटवारा, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जो किसी को भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकती है। ये पक्का करती है कि सारी ताकत किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में ना चली जाए और सरकार हमेशा लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। तो ठीक है, हमारे पास स्टेज भी है और रूल्स भी हैं, पर समाज चलता कैसे है? वो इंजन कौन सा है जो देश को रोज आगे बढ़ाता है, तरक्की की तरफ ले जाता है? इसका जवाब हमें मिलेगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बस 4 चीजों को समझना है। ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला, लैंड यानी जमीन और सारे नेचुरल रिसोर्स। दूसरा, लेबर यानी हम लोगों की मेहनत। तीसरा, कैपिटल मतलब टूल्स, मशीनें, पैसा।
और चौथा एंटरप्राइज, यानी वो स्किल जो इन तीनों को मिलाकर कुछ नया बना दे। लेकिन इन चारों में सबसे जरूरी रिसोर्स कौन सा है? जमीन, पैसा, मशीनें? नहीं, सबसे जरूरी रिसोर्स हैं लोग, हम सब। क्योंकि लोग सिर्फ मेहनत करने वाला लेबर नहीं है, हम किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। हमारे पास सोचने, सीखने और कुछ नया क्रिएट करने की पावर है। और जब कोई देश अपने लोगों की पढ़ाई लिखाई और सेहत पर पैसा लगाता है तो वो असल में ह्यूमन कैपिटल बना रहा होता है। सोचिए, एक पढ़ी लिखी और हेल्दी आबादी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, है ना, नए नए आइडियाज लाएगी, इनोवेशन करेगी और इससे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। यही है तरक्की का असली इंजन। लेकिन जब समाज अपने हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका देने में फेल हो जाता है, तब हमें गरीबी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और गरीबी सिर्फ पैसों या खाने पीने की कमी नहीं है, ये ह्यूमन पोटेंशियल की, इंसानी काबिलियत की सबसे बड़ी बर्बादी है। तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों का एक छोटा सा टूर कर लिया। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और अपने पहले सवाल पर वापस लौटने का। तो फिर एक पाव रोटी का संविधान से क्या कनेक्शन है? अब जवाब बिल्कुल साफ है, सब कुछ। रोटी की बढ़ती कीमतें, जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, एक क्रांति यानी हिस्ट्री को जन्म दे सकती हैं। उस क्रांति से एक नया देश बनता है जिसके लिए नए नियम यानी सिविक्स का संविधान चाहिए। और ये पूरी कहानी उस देश की जमीन यानी ज्योग्राफी पर ही तो होती है। तो देखा, ये चारों असल में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं, ये तो दुनिया को देखने के चार अलग अलग लेंस हैं। हिस्ट्री हमें बताता है क्यों हुआ, ज्योग्राफी बताता है कहाँ हुआ, सिविक्स बताता है कैसे चलना चाहिए और इकोनॉमिक्स बताता है जिंदगी चलती कैसे है। जब हम इन चारों लेंस से एक साथ देखते हैं तभी हमें पूरी पिक्चर क्लियर होती है। और इसीलिए सोशल साइंस सिर्फ रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का एक पावरफुल टूल है। क्योंकि जब आप इन चारों लेंस से देखना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानते, आप डॉट्स कनेक्ट करना सीख जाते हैं। और जैसा कि कहा गया है, अगर तुमने ये 2 घंटे ईमानदारी से दिए तो एसएसटी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, स्कोरिंग वेपन बन चुका है।